हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 10 का है, सामाजिक विज्ञान, पाठ 3 नागरिक शास्त्र। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, पाठ 3 नागरिक शास्त्र, पाठ 2 संघवाद। पाठ 2 संघवाद का सेशन 2 यानी बहुविकल्पी प्रश्न। 2 सेशन बहुविकल्पी प्रश्न का है। तीसरा सेशन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जाएगा। देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों का। पहला प्रश्न, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा किसमें निहित होती है? प्रश्न नंबर 1, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा किसमें निहित होती है? ऑप्शन देखते हैं। एक, केंद्रीय सरकार में निहित की जाती है। केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों के बीच विभक्त होती है। अनेक स्वतंत्र केंद्रों में विभक्त की जाती है। विकेंद्रित कर दी जाती है। प्रश्न नंबर 1, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा किसमें निहित होती है? एक, केंद्रीय सरकार में निहित होती है। केंद्रीय सरकार तथा राज्य की सरकारों के बीच विभक्त होती है। अनेक स्वतंत्र केंद्रों में विभक्त की जाती है। विकेंद्रित कर दी जाती है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, एक, केंद्रीय सरकार में निहित की जाती है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सी परिसंघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी परिसंघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? राजशक्ति के अनेक स्वतंत्र केंद्र विद्यमान रहते हैं। प्रादेशिक सरकारें केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि सरकारें रहती हैं। प्रादेशिक या राज्य सरकारों को मौलिक सत्ता प्राप्त रहती है। ऑप्शन डी, नागरिकों की निष्ठा सीधी अपनी अपनी राज्य सरकारों के प्रति रहती है। तो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी परिसंघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो पहले देख लें विशेषता कौन सी है। राज्य शक्ति के अनेक स्वतंत्र केंद्र विद्यमान रहते हैं, ये परिसंघात्मक शासन की विशेषता है। प्रादेशिक सरकारें केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि सरकारें होती हैं, नहीं भाई, गलत है। प्रादेशिक या राज्य सरकारों को मौलिक सत्ता प्राप्त रहती है, सही है। नागरिकों की निष्ठा सीधी अपनी अपनी राज्य सरकारों के प्रति रहती है, ये भी सही है। ऑप्शन ए भी सही है। यहाँ पूछ रहा नहीं तो नहीं, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा लक्षण एकात्मक शासन से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा लक्षण एकात्मक शासन से संबंधित नहीं है? प्रादेशिक व स्थानीय सरकारें केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि सरकारें होती हैं। प्रादेशिक सरकारों की सभी अधिकारों का स्रोत संविधान होता है। प्रादेशिक सरकारों के सभी प्रशासनिक अधिकारों का स्रोत केंद्रीय सरकार होती है। प्रादेशिक या स्थानीय सरकारों की स्वतंत्र व मौलिक सत्ता नहीं होती है। यहाँ पूछा जा रहा एकात्मक शासन से संबंधित नहीं, तो देख लेते हैं। प्रादेशिक व स्थानीय सरकारें केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि सरकारें होती हैं, ये एकात्मक से संबंधित है। प्रादेशिक सरकारों के सभी प्रशासनिक अधिकारों का स्रोत केंद्रीय सरकार होती है, नहीं भाई, केंद्रीय। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी देख लेते हैं।
केंद्रीय सरकार होती, ये भी सही है। प्रादेशिक या स्थानीय सरकारों की स्वतंत्र व मौलिक सत्ता नहीं होती, ये भी सही है। यहाँ पूछ रहा संबंधित नहीं है, तो प्रादेशिक सरकारों की सभी अधिकारों का स्रोत संविधान नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा लक्षण एकात्मक शासन से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा लक्षण एकात्मक शासन से संबंधित नहीं है? तो एकात्मक विभाजन नहीं होता, एकात्मक से संबंधित है। समस्त देश के लिए एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका होती है, ये भी सही है। प्रशासनिक इकाइयाँ स्वायत्तता संपन्न होती हैं, नहीं भाई, एकात्मक शासन में प्रशासनिक इकाइयाँ स्वायत्तता संपन्न नहीं होती हैं। ऑप्शन डी देख लें, प्रशासनिक इकाइयों की सत्ता संविधान प्रदत्त अथवा मौलिक नहीं होती है, ये भी सही है। तो आपका प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक इकाइयाँ स्वतंत्रता संपन्न होती हैं, नहीं। आप प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, यहाँ नहीं है। स्वतंत्रता संपन्न, स्वायत्तता संपन्न नहीं होती हैं। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। एकात्मक शासन उन देशों के लिए अनुपयुक्त है जहां, प्रश्न नंबर 5, जनसंख्या कम हो, यहाँ के लिए तो भाई उपयुक्त है। जिनका आकार छोटा हो, यहाँ के लिए उपयुक्त है। जिनका आकार विशाल और जनसंख्या अधिक हो, वहाँ अनुपयुक्त है भाई। अनुपयुक्त है जहाँ सभ्यता संस्कृति की एकता पाई जाती है, ये भी एकात्मक के लिए सही है, एकात्मक के लिए सही है, एकात्मक के लिए सही है। पर जिनका आकार विशाल और जनसंख्या अधिक हो, वहाँ ये अनुपयुक्त है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिनका आकार विशाल और जनसंख्या अधिक हो, वहाँ ये अनुपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, एकात्मक शासन इनमें से कहाँ पाया जाता है? एकात्मक शासन इनमें से कहाँ पाया जाता है? फ्रांस, इंग्लैंड फ्रांस, अमेरिका जापान, भारत फ्रांस, अमेरिका कनाडा। देखिए भाई, आप सीधा सा अगर उत्तर इसमें पकड़ना चाहते हैं तो अमेरिका में संघात्मक, कनाडा में संघात्मक, जापान में संघात्मक, भारत फ्रांस में संघात्मक। यहाँ पूछा जा रहा एकात्मक शासन इनमें से कहाँ पाया जाता है? तो एकात्मक शासन पाया जाता है अमेरिका और फ्रांस में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। एकात्मक शासन पाया जाता है इंग्लैंड और फ्रांस में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, एकात्मक और संघात्मक सरकारों में भेद पाया जाता है। एकात्मक और संघात्मक सरकारों में भेद पाया जाता है। सख्त पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर, सत्ता के क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर, अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत के आधार पर एकात्मक और संघात्मक सरकारों में भेद पाया जाता है। तो कार्यपालिका एवं विधायिका के संबंध के आधार पर, सत्ता के क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर, अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत के आधार पर। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा एकात्मक और संघात्मक सरकारों में भेद पाया जाता है सत्ता के क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, एकात्मक सरकार से संबंधित नहीं है। ये एकात्मक सरकार से कौन सा ऑप्शन संबंधित नहीं है? प्रश्न नंबर 8, तो स्थानीय संस्थाएं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं।
ये संबंधित है या नहीं। केंद्रीय सरकार स्थानीय सरकारों का अधिकार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। केंद्रीय सरकार स्थानीय संस्थाओं का निर्माण कर सकती हैं। स्थानीय संस्थाओं का केंद्रीय सरकार से अलग अस्तित्व। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय संस्थाओं का केंद्रीय सरकार से अलग अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ नहीं पूछा तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, ये परिश्रम नहीं है, परिसंघ है भाई। परिसंघ है, समझिए। परिसंघ के सदस्य राज्य स्वतंत्र और संप्रभु होते हैं। परिसंघ की रचना का आधार संधि या समझौता होता है। परिसंघ की रचना का आधार एक संविधान होता है। परिसंघ के सदस्यों में युद्ध छिड़ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होगा। प्रश्न नंबर 9, परिसंघ का लक्षण नहीं है। तो परिसंघ के सदस्य राज्य स्वतंत्र तथा संप्रभु होते हैं, ये लक्षण है। परिसंघ की रचना का आधार संधि या समझौता होता है, ये भी होता है। परिसंघ की रचना का आधार एक संविधान नहीं भाई। एक संविधान अगर होगा तो परिसंघ नहीं संघ होगा। तो यहाँ नहीं है, यहाँ ये नहीं है। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। परिसंघ का उदाहरण है। परिसंघ का उदाहरण है क्या है भाई? भारत संघात्मक है, संघ का उदाहरण है। स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका संघात्मक का उदाहरण है, संघ है। इंग्लैंड एकात्मक शासन का उदाहरण है, एकात्मक। आपसे पूछा जा रहा परिसंघ का उदाहरण है, तो परिसंघ का उदाहरण क्या है भाई? स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? संघ शासन की इकाइयाँ स्वतंत्र तथा संप्रभु संपन्न नहीं होती। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए, संघ शासन की इकाइयाँ स्वतंत्र तथा संप्रभु संपन्न नहीं होती। संघ की रचना का आधार एक संविधान होता है। संघीय शासन दृढ़ और अस्थायी होता है। संघ अत्यंत ढीला ढाला होता नहीं, कठोर होता है भाई, कठोर होता है, ढीला ढाला नहीं होता है। और यहाँ सही नहीं है, तो आप समझ गए होंगे आप। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? एक लिखित संविधान होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, शक्तियों और सत्ता का सामान्य सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य वितरण होता है। शक्तियों और सत्ता का केंद्र सरकार या संघ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का वितरण होता है। शक्तियों या सत्ता का वितरण केंद्र प्लस राज्य के बीच होता है। सबसे महत्वपूर्ण यही है। संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान तो होता ही है, सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, उच्च सदन में घटक राज्यों को समान प्रतिनिधित्व भी रहता है। पर महत्वपूर्ण लक्षण पूछा जा रहा, तो महत्वपूर्ण लक्षण है शक्तियों का संघ और राज्य सरकार के मध्य विभाजन, वितरण। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। एकात्मक शासन का गुण नहीं है। एकात्मक शासन का गुण नहीं।
तो प्रशासनिक एकरूपता, हाँ प्रशासनिक एकरूपता रहती है एकात्मक शासन में। विकेंद्रीकरण एकात्मक शासन में नहीं होता, संघात्मक में विकेंद्रीकरण होता है। समझ गए। कम खर्चीला होता है एकात्मक शासन, सही। राष्ट्रीय एकता भी बनी रहती है, सही। और यहाँ पूछा जा रहा प्रश्न नंबर 13 में एकात्मक शासन का गुण नहीं, तो एकात्मक शासन का गुण ऑप्शन बी नहीं है, विकेंद्रीकरण नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 एकात्मक शासन का गुण है। इसमें बताना है आपको कि एकात्मक शासन का गुण कौन सा है। तो विशाल देशों के लिए उपयुक्त नहीं भाई, विशाल देशों के लिए एकात्मक शासन उपयुक्त नहीं। विकेंद्रीकरण एकात्मक शासन में नहीं होता। विश्व सरकार की नींव एकात्मक सरकार में नहीं, संघात्मक सरकार में होती है। युद्ध एवं संकट काल में उपयोगी, हाँ एकात्मक शासन युद्ध एवं संकट काल में उपयोगी होती है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 एकात्मक शासन का दोष नहीं है। एकात्मक शासन का दोष नहीं है। विशाल देशों के लिए व्यवहारिक नहीं होती। अत्यधिक केंद्रीकरण होता है, तो ये दोष नहीं है। स्थानीय पहल का दमन, ये भी दोष है। पर सुदृढ़ विदेश नीति, ये दोष नहीं गुण है। विशाल देशों के लिए व्यवहारिक नहीं है, दोष है। दोष नहीं है पूछ रहा, दोष नहीं है। विशाल देशों के लिए व्यवहारिक ये दोष है। अत्यधिक केंद्रीकरण दोष है। अस्थानीय पहल का दमन दोष है। पर ऑप्शन डी सुदृढ़ विदेश नीति दोष नहीं, इसका गुण है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16 यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपियन कॉमन मार्केट एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 16 यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपियन कॉमन मार्केट एक उदाहरण है। संघ का, परिसंघ का, एकात्मक शासन का या इनमें से किसी का नहीं। तो यूरोपियन आर्थिक समुदाय या यूरोपियन कॉमन मार्केट। प्रश्न नंबर 16 यूरोपियन आर्थिक समुदाय या यूरोपियन कॉमन मार्केट एक उदाहरण है। किसका भाई? परिसंघ का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाए। दूसरे महायुद्ध के बाद उपनिवेशी साम्राज्य के विघटन के बाद जो देश बने उनमें से बहुतों ने किस व्यवस्था को अपनाया? प्रश्न नंबर 17 को फिर से समझें। दूसरे महायुद्ध के बाद उपनिवेशी साम्राज्य के विघटन के बाद जो देश बने उनमें से बहुतों ने किस व्यवस्था को अपनाया? संघ को अपनाया या परिसंघ को अपनाया या एकात्मक शासन को अपनाया या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 17 दूसरे महायुद्ध के बाद उपनिवेशी साम्राज्य के विघटन के बाद जो देश बने उनमें से बहुतों ने संघ को अपनाया है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18 बड़े और विशाल देशों के लिए कौन सी शासन प्रणाली उपयुक्त है? बड़े और विशाल देशों के लिए कौन सी शासन प्रणाली उपयुक्त है? एकात्मक शासन प्रणाली उपयुक्त है या परिसंघात्मक शासन प्रणाली उपयुक्त है या संघात्मक शासन प्रणाली उपयुक्त है या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 18 बड़े और विशाल देशों के लिए कौन सी शासन प्रणाली उपयुक्त है? तो बड़े और विशाल देशों के लिए संघात्मक शासन प्रणाली उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं।
कौन सी शासन व्यवस्था में स्थानीय पहल का दमन होता है? कौन सी शासन व्यवस्था में स्थानीय पहल का दमन होता है? एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय पहल का दमन होता है या संघात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय पहल का दमन होता है या परिसंघात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय पहल का दमन होता है या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 19, कौन सी शासन व्यवस्था में स्थानीय पहल का दमन होता है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय पहल का दमन होता है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रशासनिक एकरूपता की दृष्टि से कौन सी शासन व्यवस्था श्रेष्ठ मानी जाती है? प्रशासनिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से कौन सी शासन व्यवस्था श्रेष्ठ मानी जाती है? प्रशासनिक एकरूपता की बात हो रही भाई, तो संघात्मक शासन व्यवस्था श्रेष्ठ मानी जाएगी या परिसंघात्मक शासन व्यवस्था श्रेष्ठ मानी जाएगी या एकात्मक शासन व्यवस्था श्रेष्ठ मानी जाएगी या संसदात्मक शासन व्यवस्था श्रेष्ठ मानी जाएगी? तो प्रशासनिक एकरूपता की दृष्टि से एकात्मक शासन व्यवस्था श्रेष्ठ मानी जाएगी। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा वक्तव्य अधिक सही है? निम्न में से कौन सा वक्तव्य अधिक सही है? जहाँ कहीं संघात्मक समाधान होगा वहाँ की सरकार भी संघात्मक होगी। ये तो बात सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही अधिक होगा। प्रत्येक संघात्मक शासन संविधान द्वारा स्थापित सरकार भी संघात्मक होगी, ये आवश्यक नहीं। प्रत्येक संघात्मक संविधान द्वारा स्थापित सरकार भी संघात्मक होगी, ये आवश्यक नहीं। जैसे यहाँ भी बताया कि इसमें 80% तो ये पाया जाता है, पर कहीं कहीं पर ये आवश्यक नहीं है। फिर ऑप्शन सी देखें, किसी शासन व्यवस्था को संघात्मक तभी कहा जाता है जब उस राजनीतिक व्यवस्था में संविधान व सरकार दोनों ही संघात्मक सिद्धांत पर खरी उतरती हों। या ऑप्शन डी देख लें, किसी शासन व्यवस्था को संघात्मक तभी कहा जाता है जब वहाँ पर समाज संघात्मक हो। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मेन रूप से किसी शासन व्यवस्था को संघात्मक तभी कहा जा सकता है जब उस राजनीतिक शासन व्यवस्था में संविधान व सरकार दोनों ही संघात्मक सिद्धांत पर खरी उतरती हों। तो अधिक सही है, तो अधिक सही है प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 22, संघात्मक शासन का लक्षण नहीं है। संघात्मक शासन का लक्षण नहीं। संघात्मक शासन लिखित व लचीला संविधान है, लिखित व अचल संविधान है, शक्तियों का विभाजन होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। प्रश्न नंबर 22, संघात्मक शासन का लक्षण नहीं है। तो संघात्मक शासन का लक्षण नहीं, लिखित व लचीला नहीं, लिखित व अचल या अलचीला संविधान होता है। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। लिखित व लचीला इसका लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। संघात्मक शासन का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 23, संघात्मक शासन का लक्षण नहीं, तो राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग ये लक्षण है। राज्यों का इकाई के रूप में संघीय उच्च सदन में प्रतिनिधित्व ये भी लक्षण है। सर्वोच्च व अचल संविधान ये भी लक्षण है। पर सख्त पृथक्करण ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है और यही लक्षण संघात्मक शासन व्यवस्था का नहीं है। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, संघात्मक शासन के उदाहरण हैं। संघात्मक शासन के उदाहरण हैं भारत, अमेरिका एवं जापान, इंग्लैंड, कनाडा एवं जापान, भारत, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड एवं जापान। तो यहाँ भारत और अमेरिका संघात्मक, जापान एकात्मक हो गया। यहाँ इंग्लैंड और जापान एकात्मक है, कनाडा संघात्मक है। यहाँ भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तीनों संघात्मक शासन के उदाहरण हैं। यहाँ कनाडा, स्विट्जरलैंड है, जापान संघात्मक शासन का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा जा रहा संघात्मक शासन का उदाहरण, तो भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 25, फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृत है? फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृत है? गवर्नर महोदय की, या केसी हुइयर की, या प्लेटो की, या लास्की की? प्रश्न नंबर 25, फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृति है? गवर्नर की, केसी हुइयर की, प्लेटो की, या लास्की की? तो प्रश्न नंबर 25, फेडरल गवर्नमेंट केसी हुइयर की पुस्तक का नाम है, केसी हुइयर की कृति है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, आधुनिक संघीय व्यवस्था में केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उत्तरदायी कारक है। आधुनिक संघीय व्यवस्था में केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उत्तरदायी कारक है स्थानीय राजनीति, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, या राष्ट्रीय राजनीति, या चुनावी राजनीति? तो आधुनिक संघीय व्यवस्था में केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उत्तरदायी कारक क्या है भाई? तो ये उत्तरदायी कारक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27, आधुनिक संघीय व्यवस्था में केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। यहाँ उत्तरदायी कारक नहीं है पूछा जा रहा। आधुनिक संघीय व्यवस्था में केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है युद्ध राजनीतिक, दल राजनीतिक, टेक्रो राजनीतिक, या दल बदल की राजनीति? तो शक्तिशाली बनाने के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है दल बदल की राजनीति। ये तीनों कारक संघीय व्यवस्था में केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उत्तरदायी हैं, दल बदल की राजनीति नहीं है। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 देख लें। सभी संघीय शासन में एक समान प्रवृत्ति दिखाई देती है, वह क्या है? सभी संघीय शासन में एक समान प्रवृत्ति दिखाई देती है, वह प्रवृत्ति क्या है? केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, सहकारिता की प्रवृत्ति, अस्थिरता की प्रवृत्ति? प्रश्न नंबर 28, सभी संघीय शासन में एक समान प्रवृत्ति दिखाई देती है, और वो समान प्रवृत्ति क्या है? केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 29, केंद्रीय सरकार की शक्तिशाली बनने का कारण क्या है? केंद्रीय सरकार शक्तिशाली क्यों बनती जा रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आतंकवाद के कारण, या सामाजिक परिवर्तन और विकास की बाध्यताएं, या हिंसा, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 29, केंद्रीय सरकार की
शक्तिशाली बनने का कारण क्या है? तो केंद्रीय सरकार शक्तिशाली क्यों बनती जा रही है? क्योंकि सामाजिक परिवर्तन व विकास की बाध्यताओं की वजह से केंद्रीय सरकार शक्तिशाली बनती जा रही। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 संघीय शासन में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का कारण नहीं है। कि संघीय शासन में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का कारक नहीं है। तो संघीय शासन में केंद्रीयकरण का प्रवृत्ति का कारक युद्ध है, आर्थिक उतार चढ़ाव नहीं है, सामाजिक सेवाओं का विस्तार है, पंचायती राज है। संघीय शासन में केंद्रीयकरण की प्रकृति का कारक नहीं है। फिर से देख लें, संघीय शासन में केंद्रीयकरण की प्रकृति का कारक नहीं है। तो युद्ध है, आर्थिक उतार चढ़ाव है, सामाजिक सेवाओं का विस्तार है, पर पंचायती राज नहीं है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 31 संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो संघात्मक शासन में दोहरी सरकार होनी चाहिए, शासन शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। पर प्रश्न नंबर 31 में ऑप्शन सी देखें, शक्तियों का पृथक्करण, ये संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, शक्तियों का पृथक्करण। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 32 संघात्मक शासन का गौड़ लक्षण क्या है? संघात्मक शासन का गौड़ लक्षण क्या है? लिखित व सर्वोच्च संविधान, शक्तियों का बंटवारा, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 32 संघात्मक शासन का गौड़ लक्षण है। तो गौड़ लक्षण में लिखित और सर्वोच्च संविधान होना चाहिए, ये गौड़ नहीं मेन लक्षण है। शक्तियों का बंटवारा भी होना चाहिए, मेन लक्षण है। दोहरी नागरिकता, कोई जरूरी नहीं कि दोहरी नागरिकता है या इकहरी नागरिकता है। भारत में इकहरी नागरिकता है, फिर भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, दोहरी नागरिकता। संघात्मक शासन का गौड़ लक्षण है दोहरी नागरिकता। अभी देखते हैं हमारे भारत में इकहरी नागरिकता है, फिर भी हमारे देश का संविधान संघात्मक है। तो दोहरी नागरिकता गौड़ लक्षण है। चलिए प्रश्न नंबर 33 की तरफ चलते हैं। संघात्मक शासन का गुण नहीं है। संघात्मक शासन का गुण नहीं है। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण का समन्वय, ये गुण है भाई। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है और विकेंद्रीकरण भी होता है। राष्ट्रीय एकता तथा प्रादेशिक स्वायत्तता का समन्वय, सही बात है। संघात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता भी बनी रहती है और प्रादेशिक स्वायत्तता भी दी जाती है, दोनों में समन्वय होता है। विशाल देशों के लिए उपयुक्त ऑप्शन सी, तो विशाल देशों के लिए उपयुक्त भी होती है। तो निरंकुशता का भय नहीं, निरंकुशता का भय नहीं रहता, ये एकात्मक शासन में रहता है भाई। निरंकुशता का भय एकात्मक शासन में रहता है। तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 34 एकात्मक सरकार का दोष है। एकात्मक सरकार का दोष है जनता की उदासीनता, प्रशासनिक एकरूपता, लचीला शासन, कुशल एवं सुदृढ़ शासन। प्रश्न नंबर 34 एकात्मक सरकार का दोष है जनता की उदासीनता, प्रशासनिक एकरूपता, लचीला शासन, कुशल एवं सुदृढ़ शासन। तो एकात्मक सरकार का दोष है जिसमें जनता के प्रति उदासीनता, गवर्नमेंट
बरतती है। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35, संघात्मक शासन का प्रमुख दोष क्या है? संघात्मक शासन का प्रमुख दोष क्या है? तो कमजोर शासन, कोई जरूरी नहीं कमजोर शासन हो। केंद्र और राज्यों के मध्य संघर्ष, अकुशल शासन, कोई जरूरी नहीं कि अकुशल हो। कठोर शासन, हाँ सही बात है रहता है। तो प्रमुख दोष क्या है? दोष है केंद्र और राज्यों के मध्य में संघर्ष। संघात्मक शासन का प्रमुख दोष है केंद्र और राज्यों के बीच आए दिन संघर्ष होता रहता है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36, संघ निर्माण हेतु आवश्यक शर्त नहीं है। संघ निर्माण हेतु आवश्यक शर्त नहीं है संयोग की इच्छा, भौगोलिक समीपता, राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। तो संघ निर्माण हेतु आवश्यक शर्त नहीं है। तो संघ निर्माण हेतु आवश्यक शर्त नहीं है राष्ट्रीय राजनीतिक दल हों, ये आवश्यक शर्त नहीं है। क्षेत्रीय दल भी इसमें होते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37, ये 37वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 37, संघ व्यवस्था का प्रतिमान नहीं है। संघ व्यवस्था का प्रतिमान नहीं है सहकारी संघवाद, विकेंद्रित संघवाद, एकात्मक संघवाद, सौदेबाजी वाला संघवाद। प्रश्न नंबर 37, संघ व्यवस्था का प्रतिमान नहीं है। तो संघ व्यवस्था का प्रतिमान क्या नहीं? संघ व्यवस्था का प्रतिमान नहीं है विकेंद्रित संघवाद। विकेंद्रित संघवाद नहीं है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 पे आ जाएं। साधारणतः संघवाद जब सफल होता है एकात्मक शासन की दिशा में एक चरण होता है, ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 38, साधारणतः संघवाद जब सफल होता है एकात्मक शासन की दिशा में एक चरण होता है, ये किसका कथन है? डायसी का है, केसी हुइयर का है, लास्की का है या अब्राहम लिंकन का है? प्रश्न नंबर 38, तो संघवाद जब सफल होता है एकात्मक शासन की दिशा में एक चरण होता है, ये कथन डायसी महोदय का है। डायसी। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए भाई ऑप्शन देखते हैं कौन सा कथन सही है। संघीय संविधान के संशोधन की किसी भी प्रक्रिया में इकाइयों की सुस्पष्ट भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। एकात्मक संविधान के संशोधन की किसी भी प्रक्रिया में इकाइयों की सुस्पष्ट भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। एकात्मक में नहीं मानी जाती भाई। प्रसंघात्मक शासन के संविधान में संशोधन की किसी भी प्रक्रिया में इकाइयों के सुस्पष्ट भागीदारी आवश्यक मानी जाती नहीं। कहाँ मानी? इसमें इनमें कोई भी कथन सही नहीं, पहला सही है। संघीय संविधान के संशोधन की किसी भी प्रक्रिया में इकाइयों की सुस्पष्ट भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन ए सही माना जाएगा। संघीय शासन या संघीय संविधान के संशोधन की किसी भी प्रक्रिया में इकाइयों की सुस्पष्ट भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। 39 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 40, दोहरी नागरिकता विद्यमान है। दोहरी नागरिकता भाई कहाँ विद्यमान है? भारत एवं पूर्व सोवियत संघ में। तो यहाँ पे भारत में गहरी नागरिकता है, ये कट गया। अमेरिका एवं फ्रांस में, यहाँ फ्रांस में गहरी नागरिकता है, ये कट गया। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है।
स्विट्जरलैंड एवं इंग्लैंड में गहरी नागरिकता है। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन सी अमेरिका और स्विट्जरलैंड सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 41 राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार है भारत में, अमेरिका में, जापान में, पूर्व सोवियत संघ में। प्रश्न नंबर 41 राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार है तो कहाँ है भाई, किस देश में? तो राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार है पूर्व सोवियत संघ में। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाएं। राज्यों को विदेशों से संबंध स्थापित करने का अधिकार है, अमेरिका में है या भारत में या पूर्व सोवियत संघ में या इंग्लैंड में? तो राज्यों को विदेशों से संबंध स्थापित करने का अधिकार केवल और केवल पूर्व सोवियत संघ में था, पूर्व सोवियत संघ में था। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 43 संघ की घटक इकाइयों के अलग संविधान हैं। संघ की घटक इकाइयों के अलग संविधान हैं भारत और अमेरिका में, भारत में नहीं है, कट गया। अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ में हाँ सही है, इकाइयों के अलग संविधान हैं। भारत और फ्रांस में नहीं, इंग्लैंड और जापान में नहीं। संघ की घटक इकाइयों के अलग संविधान हैं तो कहाँ हैं? अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ में है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 44 इकहरी नागरिकता है, कहाँ है भाई इकहरी नागरिकता? प्रश्न नंबर 44 इकहरी नागरिकता है भारत में, सोवियत रूस में, अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में? तो इकहरी नागरिकता कहाँ पर है? इकहरी नागरिकता है भाई भारत में। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 45 संघीय शासन वास्तव में एकात्मक शासन की तरफ बढ़ता हुआ चरण है, ये कथन किसका है? संघीय शासन वास्तव में एकात्मक शासन की तरफ बढ़ता हुआ चरण है। तो अभी इससे मिलता जुलता एक वाक्य डायसी का देखा था, इससे मिलता जुलता एक वाक्य डायसी का देखा था, पर इसमें ऑप्शन में डायसी नहीं है। और संघीय शासन वास्तव में एकात्मक शासन की बढ़ता हुआ चरण है तो ये कथन है केसी हुइयर का। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाएं। केसी हुइयर सही अर्थों में संघात्मक व्यवस्था किसको मानता है? प्रश्न नंबर 46 केसी हुइयर सही अर्थों में संघात्मक व्यवस्था किसको मानता है? अमेरिका को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को या भारत, नाइजीरिया, मैक्सिको को? इसको तो नहीं मानता है। अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना को? इसको नहीं मानता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, इसमें नाइजीरिया को नहीं मानता। तो केसी हुइयर सही अर्थों में संघात्मक शासन व्यवस्था जिसमें अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है, यही ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47 निम्न देशों में संघ निर्माण से पूर्व संघ था। ये आपसे पूछा जा रहा कि संघ के पहले परसंघ था तो कहाँ पे प्रसंघ था? भारत और कनाडा में नहीं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में नहीं, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में संघ से पूर्व परिसंघ था। अमेरिका और भारत, यहाँ भारत है नहीं। तो प्रश्न नंबर 47 निम्न देशों में से संघ निर्माण से पूर्व परिसंघ था तो वो था अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 48, वह कौन सा संघात्मक शासन वाला देश है जहां केंद्रीय सरकार जनता पर सीधे कर नहीं लगा सकती है? प्रश्न नंबर 48 को फिर समझें। वह कौन सा संघात्मक शासन वाला देश है जहां केंद्रीय सरकार जनता पर सीधे कर नहीं लगा सकती है? तो भारत है, या स्विट्जरलैंड है, या अमेरिका है, या जापान है? तो प्रश्न नंबर 48, वह कौन सा संघात्मक शासन वाला देश है जहां केंद्रीय सरकार जनता पर सीधे कर नहीं लगा सकती? तो ऐसी व्यवस्था स्विट्जरलैंड में है भाई, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 49, वह कौन सा संघात्मक शासन वाला देश है जहां संघीय न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है? प्रश्न को फिर समझ लें। वह कौन सा संघात्मक शासन वाला देश है जहां संघीय न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो भारत में नहीं प्राप्त है, या अमेरिका में नहीं प्राप्त, या स्विट्जरलैंड में नहीं प्राप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा संघात्मक शासन वाला देश है जहां संघीय न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं? तो वह देश है स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 50, निहित शक्तियों के सिद्धांत का संबंध किस देश की संघात्मक व्यवस्था से है? प्रश्न नंबर 50, निहित शक्तियों के सिद्धांत का संबंध किस देश की शासन व्यवस्था से है? भारत में है, अमेरिका में है, सोवियत संघ में है, या स्विट्जरलैंड में है? निहित शक्तियों का सिद्धांत, तो निहित शक्तियों का सिद्धांत है अमेरिका में। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51, फेडरल गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? फेडरल गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? लॉर्ड ब्राइस हैं, डाइसी हैं, या केसी हुइयर हैं, या बेजहार्ट हैं? प्रश्न नंबर 51, फेडरल गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? लॉर्ड ब्राइस, डाइसी, केसी हुइयर, या बेजहार्ट? तो फेडरल गवर्नमेंट के लेखक हैं केसी हुइयर। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए भाई, ये संघवाद से बहुविकल्पी प्रश्नों की 2 श्रृंखला आपके पास पहुंच गई है। आप तीसरी श्रृंखला में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पास जाएगा। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ज़्यादा नहीं रखना है, कम से कम रखूँगा, उनका आधार भी कम से कम रखना है। आप बहुविकल्पी और लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को 2-3 बार सेशन को देखेंगे। जब सेशन आपके समझ में आ जाए तब नोटबुक में लिखें बहुविकल्पी प्रश्नों को, और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बढ़ा कर लिखें बहुविकल्पी प्रश्नों को जोड़ जोड़ करके। इस पाठ से जितना बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता था कि आपको ये पाठ पूरी तरह आपकी जुबान पे रट जाए, उतना प्रश्न बहुविकल्पी बना के आपके पास भेज रहा हूँ। आप बहुविकल्पी प्रश्न ना भेजकर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।